अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। उसने जमीन पर हाथ लगाकर उठने की कोशिश की तो उसे कानों के करीब परों की फरफराहट सुनाई दी। कोई बड़े परों वाला परिंदा करीब ही से उड़ा था। परों की हवा उसके चेहरे से टकराई और बदबू का एक भुक्का हुआ नाक में चढ़ गया। उसने घबराकर आंखें खोल दी। छतरी जैसे चौड़े परों वाला गिद्ध उसके सर से गुजरकर कुछ फासले के एक पत्थर पर जा बैठा। उसने सहमी हुई नजरों से उस बदबूसूरत परिंदे को देखा और जल्दी से उठकर बैठ गया, लेकिन कमर अचानक खींचने लगी और वो एक सिमत लड़क गई। तब उसने कमर में बंधे हुए रस्से को देखा और रस्से पर निगाह पड़ते ही हवास के तमाम दरवाजे खुल गए। सब कुछ याद आ गया और उसने बुखलाई हुई नजरों से चारों तरफ देखा। तेज रफ्तार दरिया यहाँ पहुंचकर दूर दूर तक बिखर गया था। जहां तक नजर जाती थी पानी ही पानी नजर आ रहा था, कहीं गहरा कहीं अथला। चारों तरफ ऊंचे नीचे पत्थर बिखरे हुए थे। गालबन यही जमीन ऊंची हो गई थी, जिसकी वजह से दरिया की रवानी सुस्त पड़ गई और उससे थोड़े ही फासले पर पानी की शरर शरर काफी जोरदार थी और यहाँ से झाग उड़ रहे थे। उन्हीं झागों के पास एक लंबे नोकीले लेकिन मजबूती से जमीन में गड़े हुए पत्थर में उसके रस्से का दरमियानी सिरा उलझ गया था। दरिया में बिखरे पत्तों पर बहुत से गिद्ध बैठे भूखी नजरों से उसे घूर रहे थे। खौफ की एक लहर उसके रगो वपे में दौड़ गई। ये मुर्दाखोर उसे चिट करने का इरादा रखते हैं। इस बार उसने खुद को पूरी तरह संभाल कर बदन सीधा किया और उठकर खड़ा हो गया। रस्सा कुछ ढीला पड़ा तो उसे एक बार फिर उसके कदम उखड़ने लगे। रस्सा दूसरी तरफ से खींच रहा था। उसने जर्जरी लेकर बदन को संभाला और रस्से को दोनों हाथ से पकड़ लिया। फिर वो उसकी कुव्वत के सहारे आगे बढ़ने लगा। पानी उसके टखनों से कुछ ऊंचा था। थोड़ी दूर चलकर वो घुटनों तक आ गया। फिर जब वो पानी में गिरी हुई उस नोकीली चट्टान के पास पहुंचा तो उसने एक और सनसी खेज मंजर देखा। रस्सी के दूसरे सिरे से बंधा हुआ राज देव तेजी से बहते हुए पानी में नजर आ रहा था। पानी उसे घसीट रहा था। यही वजह थी कि रस्सा ढीला होते ही दूसरी तरफ खींचने लगा था। इस तरह पानी गहरा और उसका बहाव तेज था। दोनों पानी के तेज बहाव के साथ बहते हुए यहाँ तक पहुंचे थे और यहाँ उस नोकीली चट्टान ने उनकी मदद की थी। रस्सा दरमियान से उस चट्टान में अटक गया और अगर दोनों सीधे हाथ में होते तो बहते हुए आगे निकल जाते। राजदेव शायद होश में नहीं था, इसलिए बेसुध नजर आया। गजाल ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी और राजदेव को पूरी कुव्वत से घसीटने लगा। राजदेव के कवि हिकल बदन को गहरे पानी के बहाव से निकालने के लिए उसे सख्त मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो इसमें कामयाब हो गया। राजदेव को बहाव से बचाकर गजाल ने गहरी सांस ली। उसे ये अंदाजा हो गया कि वो जिंदा है। अब उसके अलावा चाराकार ना था कि वह उसे उठाकर किनारा तलाश करे। हालांकि खुद उसके असाब भी कशीदा थे और जिस्मानी कुव्वतें भरपूर तौर पर साथ ना दे पा रही थी, लेकिन ये सब कुछ तो करना ही था। बेमुश्किल तमाम उसने राजदेव को शानों पर उठाया और किनारे की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगा। दरिया के वसीओ अरीज फैलाव को देखकर दहशत तारी होने लगी। वो दरख्त 2 फरलांग से कम दूर ना होंगे जो किनारे का निशान दे रहे थे, लेकिन उसके अलावा चाराकार ना था। गजाल लड़ते कदमों से चल पड़ा। भूखे गिद्ध गुस्से से चीखते हुए उनके गिर्द मंडलाने लगे और इधर सिकंदर ने गर्दन झटकी और तारीकी में आंखें फाड़ने लगा। एडमंड गारसा के साथी उन पर पहरा दे रहे थे। एडमंड गारसा और दूसरे लोगों का कहीं पता नहीं था। इस तरह रात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। फिर दूसरी सुबह सिकंदर और उसके साथियों ने एडमंड गारसा
اور اس کے وحشی ساتھیوں کو دیکھا، وہ سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے اونگ رہے تھے۔ پتہ نہیں چل سکا کہ رات کو وہ کس وقت واپس آئے، جبکہ سکندر ایک لمحے کے لیے بھی نہ سویا تھا۔ بہرحال ان کے بارے میں بہت زیادہ جستجو بھی نہیں ہوئی۔ سکندر کو اب تو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کس طرح ایڈمنڈ گارساں سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اپنے طور پر وہ اس شخص کا دشمن نہیں تھا، لیکن اسے اس کی قید میں رہنا بھی پسند نہیں تھا۔ پھر دوسری صبح اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایڈمنڈ گارساں اور اس کے ساتھی ان گھوڑوں کو پکڑ لائے جن پر لوگ سوار ہو کر یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ نہ جانے کیا کرنا چاہتے تھے۔ سکندر کے ساتھ دوسرے تمام لوگ بھی ہوشیار ہو گئے اور ان لوگوں کی کارروائیاں دیکھنے لگے۔ گھوڑوں کی ٹانگیں اور ہاتھ ایک مخصوص انداز میں باندھے جا رہے تھے اور اس کے بعد گھوڑوں کو زمین پر گرا لیا گیا۔ سکندر کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ اس نے ایڈمنڈ گارساں کے ہاتھ میں ایک لمبا چھرا دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایڈمنڈ گارساں نے وہ چھرا ایک گھوڑے کی گردن پر پھیر دیا۔ سکندر نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک کے بعد دوسرے گھوڑے کو گرایا گیا اور اسے بھی اسی انداز میں ذبح کر دیا گیا۔ صورتحال سکندر ہی کی نہیں، سب کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ انہیں یہ علم تھا کہ ایڈمنڈ گارساں اور اس کے ساتھی خوراک سے محروم ہیں اور اس وقت یہ گھوڑے انہوں نے خوراک کے حصول کے لیے ہی ذبح کیے ہیں۔ وہ لوگ گھوڑوں پر مصروف رہے۔ سکندر یا اس کے ساتھی کچھ بھی نہیں کر سکے تھے، بلکہ اب انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ زندگی بدترین صعوبتوں سے دوچار ہونے والی ہے۔ دوسری جانب ایڈمنڈ گارساں اور اس کے ساتھی تمام تیاریوں میں مصروف رہے، لیکن لکڑیاں جمع کی گئیں اور گھوڑوں کا گوشت ان پر بھونا جانے لگا۔ آدھا کچا آدھا پکا گوشت۔ وہ لوگ بری طرح بھوکے معلوم ہوتے تھے اور بڑی خوشی سے اس گوشت کو ہڑپ کر رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ لوگ اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے رہے۔ اس کے بعد ایڈمنڈ گارساں نے گوشت کا ایک بہت بڑا ٹکڑا سکندر کی طرف بھی بھیجا، جسے سکندر نے شکریہ کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ایڈمنڈ گارساں نے اس سلسلے میں کوئی ضد نہیں کی۔ کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ مسکراتا ہوا سکندر کے پاس آ بیٹھا اور اس نے مسکراتے ہوئے پروفیسر گوری کو مخاطب کیا۔ تم دونوں کو تو میں جانتا ہوں، بھرت چندر اور پروفیسر گوری، تم لوگ اس وقت راج دیو کے ساتھ تھے جب میں اس پرسرار کہانی کو سنا تھا اور راج دیو کے نوارد خانے میں وہ سب کچھ دیکھا۔ سنو سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ تم ان میں سب سے زیادہ نمایاں محسوس ہوتے ہو۔ سکندر نے جواب دیا، ہاں ہاں، اوہو، کتنی بڑی ہستی کو میں بھول گیا۔ تو ڈیئر سکندر، در حقیقت راج دیو کی نواردگاہ میں نے ایک عظیم الشان نقشہ دیکھا اور مجھے حیرت ہوئی کہ اب تک اس نقشے کو نظر انداز کیوں کر دیا گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ اس کے اہل ہی نہیں، لیکن اس خزانے کو دنیا کی نگاہوں سے دور رکھنا بھی تو ایک اچھی بات نہیں تھی۔ میں نے اس کے لیے کوششوں کا آغاز کیا، اپنے کچھ دوستوں کو ہندوستان سے بلایا اور خزانے کے سلسلے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یہ نقشہ حاصل کرنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑی اور غالباً تم لوگ میری کارروائیوں کے نتیجے ہی میں میرے تعاقب میں چل پڑے۔ مسٹر سکندر، اب تک میں کامیابی کی نہ جانے کتنی منازل طے کر چکا ہوتا اگر میرا دوست لوئس میرا مخالف نہ ہو جاتا۔ وہ کم وقت کمینہ در حقیقت میرے لیے عذاب بن گیا۔ ایڈمنڈ گارساں نے کہکا لگایا، پھر بولا، لیکن وہ جرائم پیشہ نہ تھا، جبکہ میں پیدائشی جرائم پیشہ تھا، ایک بحری قزاق کا بیٹا جو تمام عمر قزاقی کرتا رہا۔ میری ابتدا غلط کر گئی تھی، لیکن بالآخر وقت مجھے اسی نہج پر لے آیا اور میں نے وہ مقام پا لیا جس پر مجھے ہونا چاہیے تھا، اور اب خزانہ میرے علاوہ اور کوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ سنو مسٹر سکندر، پروفیسر گوری اور بھرت چندر اور یہ جو بیوقوف آدمی ہے، تم سب سنو۔ لوئس میرے پاس سے فرار ہو چکا ہے اور ہمارے حالات بہتر نہیں۔ ہمارے پاس خوراک کا کوئی بندوبست نہیں ہے اور اس وقت اصل مسئلہ ہمارے لیے خوراک ہی ہے۔ وہ بہت سی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں، لیکن وہ راستے اب بھی میری ذہن میں ہیں جن کو طے کر کے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تم دونوں اگر مرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں موت کی پیشکش کیے دیتا ہوں، لیکن زندگی کے خواہاں ہو تو میرا ساتھ دو۔
जो कुछ भी तुम्हें चाहोगे मुझे मंजूर होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मैं खजाने के हसूल में कामयाब हो गया तो फिर पूरी दयानतदारी के साथ तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगा। वैसे भी इन जंगलात में हम जिंदगी और मौत से आंख मचोली खेल रहे हैं। तुम अगर मेरे हाथों नहीं मरोगे तो अपनी किसी और जदोजहद में मर जाओगे। चुनाचा बेहतर यही है कि मेरा साथ दो। बोलो क्या ख्याल है? तुम्हारे दिल में उस खजाने के हसूल की ख्वाहिश नहीं है? सिकंदर ने एक निगाह प्रोफेसर गौरी और भरतचंद्र को देखा और फिर आहिस्ता से बोला, क्यों नहीं एडमंड गार्सा, अगर खजाने की ख्वाहिश हमारे दिल में ना होती तो हम ये पुरसऊबत सफर क्यों इख्तियार करते? तो फिर इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हें वो खजाना दूंगा। एडमंड गार्सा सीने पर हाथ मारने लगा। राव खामोशी से उसे देखते रहा। गार्सा कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, मेरे पास उस खजाने का नक्शा है और अच्छा है कि तुम लोगों से मुलाकात हो गई। वो मुझसे गद्दारी कर गया लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं। मेरी जान प्रोफेसर गौरी, तुम भी तो कदीम जुबानों के बारे में जानते हो। ज़ाहिर है तुम्हारा ताल्लुक भी इन्हीं तमाम चीज़ों से है। मेरे पास उस नक्शे की नकल मौजूद है जो लाश के पास से दस्तयाब हुआ, तो तुम उससे रास्तों का तयन कर सकोगे। प्रोफेसर गौरी सिकंदर का अंदाज देख चुका था। बज़ाहिर यही महसूस होता था कि सिकंदर एडमंड गार्सा से ताआवन करने पर आमादा है और गौरी के ख्याल में भी यही मुनासिब था, क्योंकि वो नहते थे, तादाद में कम थे, जबकि उनके सामने एडमंड जैसा वहशी इंसान मौजूद था जो शराफत का लिबादा उतार कर अब अपनी असल कैफियत में आ गया। चुनाचा उसकी पसंद की गुफ्तगू करना ही मुनासिब था। प्रोफेसर गौरी ने कहा, क्यों नहीं मिस्टर एडमंड गार्सा, ज़ाहिर है मेरी जिंदगी भी उसी में गुजरी है। एडमंड ने कहका लगाया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूँ कि तकदीर खजाने मेरे हवाले करने पर तुली हुई है और मेरे अलावा और कोई उसे हासिल नहीं कर सकता। ठहरो, मैं तुम्हें उस खजाने के नक्शे की नकल दिखाता हूँ। प्रोफेसर गौरी, मगर रुको। डियर मिस्टर सिकंदर, तुम लोग जिन रास्तों से सफर कर रहे हो उनमें से तुमने कुछ ऐसी चीजें जरूर देखी होंगी जो इस बात का इजहार करती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। क्या ऐसी कोई चीज देखी तुमने? हाँ, क्यों नहीं, प्रोफेसर गौरी ने फौरन जवाब दिया। मसलन मुझे बताओ। एडमंड गार्सा ने प्रोफेसर गौरी को घूरते हुए कहा। सर जोड़कर बैठी हुई 3 चट्टानें और हलाली चट्टान जो दरिया के किनारे बुलंदियों पर थी, वो इस बात का इजहार करती है कि हम सही रास्तों पर हैं। एडमंड गार्सा ने एक और कहका लगाया और आगे बढ़कर प्रोफेसर गौरी का शाना थपकते हुए बोला, अब मुझे बिल्कुल इत्मीनान है। प्रोफेसर हशमत बे समझता था कि उसके बगैर काम चलना मुमकिन नहीं, लेकिन वो जिनकी तकदीर में ये खजाना लिखा गया है अपने रास्ते खुद मुंतखब कर लेते हैं और मेरे रास्ते मुंतखब हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है डियर सिकंदर? बिल्कुल ठीक, हम अब तुम्हारे साथी हैं, सिकंदर ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम भी थोड़ा सा गोश्त खा लो। हमें सबसे ज्यादा नुकसान उन वैशी जंगलियों से पहुंचा है जो शायद लुटेरे हैं, वरना हमारा ये सफर इतना बेसकून ना होता। उनकी वजह से सब कुछ जाया हो गया और वो बुज़दिल उन्हीं की वजह से परेशान हो गया। सिकंदर ने बेइख्तियार पूछा, कौन? लोइस, वो शहरी चूहा। खजाने यूं नहीं मिल जाते। मेरे साथ बहुत लोग थे मगर उनमें से कुछ इस सफर से बददिल हो गए और वापसी के लिए तैयार हो गए। मजबूरन मुझे उनके साथ सख्ती करनी पड़ी। मैंने लोइस को नहता करके कैदी बना लिया, मगर एक बार उन लुटेरों के हमलों के दौरान वो फरार होने में कामयाब हो गया। अब कुत्तों की मौत मारा जाएगा उन जंगलात में। प्रोफेसर हशमत बे कौन है? गद्दार, बहुत बड़ा गद्दार। मैं जानता हूँ उसने लोइस को फरार होने में मदद दी। मैं ही उससे धोखा खा गया था, वही मेरी रहनुमाई कर रहा था, मगर अब प्रोफेसर गौरी ये काम करेगा। एडमंड काफी बेहतर नजर आने लगा। उन लोगों के हाथ खोल दिए गए लेकिन उन्होंने घोड़ों का गोश्त नहीं खाया। एडमंड ने नक्शा प्रोफेसर के सामने रख दिया और प्रोफेसर का जायजा लेने लगा। फिर बोला, हमने उस हलाली चट्टान के पास से दरिया के किनारे किनारे सफर किया है।
اب یہاں سے ہمیں شمال کا رخ کرنا پڑے گا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا۔ کس نے؟ حشمت بے نے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، چلو آگے بڑھیں، زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لٹیرے، انہوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ غزال راج دیو کو شانے پر لیے آگے بڑھتا رہا۔ دریا کا چوڑا پاٹ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ مردہ خوروں نے الگ پریشان کیا تھا۔ وہ گول کے گول بنا کر اڑ رہے تھے اور غصے سے چیختے پھر پھڑ پھڑاتے اس کے اوپر سے گزر جاتے۔ پانی کا چھپاکا ہوا اور اس نے بے مشکل تمام راج دیو کو گرنے سے بچایا۔ اچانک وہ راج دیو کی آواز سن کر چونک پڑا۔ غزال اور پھر راج دیو نے غزال کے شانے سے نیچے اتر آیا۔ غزال خوشی سے اچھل پڑا۔ انکل آپ ہوش میں آ گئے۔ ہاں غزال، مجھے تمہارے شانے پر ہی ہوش آ گیا تھا، معاف کرنا، کچھ دیر میں حالات نہ سمجھ سکا۔ انکل اب مجھے کوئی فکر نہیں، خدا کا شکر ہے آپ ہوش میں آ گئے۔ آپ زخمی تو نہیں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، راج دیو نے کہا اور غزال کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے پیروں کو جھٹک رہا تھا۔ اسی دوران دو چار گدھ نے غوطہ لگا کر ان کے قریب سے گزرنے کی کوشش کی تو غزال نے جھک کر پانی سے ایک پتھر نکال لیا۔ راج دیو نے جلدی سے غزال کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہرگز نہیں بیٹے، ہرگز نہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ہمارے ہاتھوں معمولی سا زخمی ہو گیا تو یوں سمجھ لو آن کی آن ہمارے گوشت سے خالی پنجر یہاں پڑے ہوں گے۔ غزال رک گیا۔ راج دیو نے کہا، ان وحشت ناک علاقوں میں یہ مردہ خور سب سے خطرناک چیز ہوتے ہیں، اور پھر جہاں ان کے گروہ ہوتے ہیں وہاں یہ ان زندہ انسانوں پر حملہ کرنے سے بھی نہیں رکتے، اور اگر زخمی ہو جائیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں۔ خاموشی سے آگے بڑھتے رہو، ہماری تحریک ہی انہیں ہم سے دور رکھے گی۔ یہاں دریا کا پاٹ پھیل نہ گیا ہوتا تو ہم رک نہ سکتے تھے۔ ہاں، ہم اسی وجہ سے بچ گئے۔ کچھ اندازہ ہے ہم کتنی دیر تک تیرتے رہے؟ کچھ اندازہ نہیں ہے انکل، مجھے بھی روشنی میں ہی ہوش ہی آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری رات گزر گئی۔ ہاں، یہی اندازہ ہوتا ہے۔ تیز رفتار پانی میں رات بھر کے سفر کا مطلب ہے کہ ہم میلوں دور نکل آئے۔ راج دیو بولا، لیکن غزال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ راج دیو نے چونک کر غزال کو دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ تم پریشان ہو؟ ہاں انکل، اب کیا ہوگا؟ غزال نے اپنی کیفیت چھپائی نہیں تھی۔ راج دیو نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چند باتیں کہہ رہا ہوں، غور سے سننا۔ میں اور راؤ سکندر جب جوان تھے تو ہمیں شہروں اور آبادیوں کی زندگی پسند نہیں تھی۔ آبادیوں میں زندگی مفلوج ہوتی ہے، ہم اسے دہشت ناک علاقہ تصور کر رہے ہیں، لیکن زندگی بار بار موت کے قریب سے نہ گزرے تو زندگی ہی کیا؟ زندگی کا حسن تو ایسی ہی جگہوں پر نمایاں ہوتا ہے۔ موت کے شکنجے سے نکل کر جب زندگی کا یقین ہوتا ہے تو یہ اور دلکش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم جدوجہد کریں گے سو ایک بار پھر زندگی پالیں گے۔ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور اس کی ایک مثال تمہارے سامنے موجود ہے۔ اس تیز و تند دریا میں بہہ کر زندہ بچ جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہی نہ کہ ہمیں زندہ رہنا ہے۔ جس طرح ہم لوگ اس خوفناک حادثے میں محفوظ رہے، اسی طرح وہ لوگ بھی بچ گئے ہوں گے۔ تم اطمینان رکھو، ہم ضرور ملیں گے۔ اگر تمہیں قندیل کا خیال ہے تو میں تمہیں پروفیسر گوری کا ایک انکشاف یاد دلاؤں گا۔ یاد ہے تمہیں؟ کیا انکل؟ اس نے کہا تھا کہ بے شمار حادثوں کے باوجود ہمارے راستے نہیں بدلے اور کوئی پراسرار قوت ہمیں انہی راستوں پر لے جا رہی ہے۔ جگہ جگہ اس کے نشانات مل رہے ہیں۔ ہاں انکل، مجھے یاد ہے۔ مہم جوئی یہی چیز ہوتی ہے بیٹے، اس لیے جوانی میں ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں بھٹکتے رہتے ہیں اور لاتعداد خوفناک واقعات ہمیں پیش آتے ہیں۔ پھر جب ہم اپنی بستیوں میں واپس لوٹتے تو لطف آتا تھا۔ تو میں نے تو اس عمر میں آبادی چھوڑ دی ہے، وہاں میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، وہ سب میری واپسی کے منتظر ہیں، اور میں ان سے 2 بار ملاقات کا خواہاں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں واپس جاؤں گا اور ان سے ملوں گا۔
उसी तरह तुम भी इस बात पर यकीन रखो कि हम सब एक बार इकट्ठे हो जाएंगे, अपनी ये मुहिम सर अंजाम देंगे और अनोखी कहानियां लेकर जाएंगे। आप बहुत बाहौसला हैं। हाँ बेटे, एक मुहिम जो का हौसला होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वरना अगर ये ना हो तो घर का बिस्तर क्या बुरा होता है। कंदील की हकीकत मालूम हो जाएगी और हम उसे वापस अपनी दुनिया में ले जाएंगे। उन्होंने जंगल में शिकार किया, उन्हें भूना और खाना खाया। उसके बाद वो आराम करने लेट गए, लेकिन गजाल को नींद ना आई। उसका जहन उन लोगों में उलझ गया। क्या हुआ होगा, क्या गुजरी होगी उन पर। कंदील कर्नल और उसने करवट बदली। उसका जागते रहना जरूरी था। राजदेव उन मुर्दाखोरों को भूल गया था, लेकिन गजाल ने उस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया। अचानक उसे आहट सुनाई दी और वो चौंक पड़ा। पहले उसने फिजा में निगाहें दौड़ाई, लेकिन गिद्ध करीब नहीं थे। पर उसका ख्याल खरगोशों की तरफ गया जो यहाँ काफी तादाद में मौजूद थे, लेकिन ये आहट किसी खरगोश की भी ना थी। वो पलटा और फिर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसके आसाब कशीदा हो गए। चंद लम्हात के लिए वो बुरी तरह खौफजदा हो गया। जो कुछ उसे नजर आया वो नाकाबिले यकीन था। गजाल खौफ भरी नजरों से अपने सामने खड़ी लड़की को देखता रहा, जो बुलंदो बाला कदो कामत की मालक थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद था। कदो खाल इंतहाई जाज़बे निगाह थे, खास तौर से होंठों की तराश और पुरकशिश आंखों की नीलाहट बेमिसाल थी। बुलंदो बाला कद के साथ भरा भरा सिडोल जिस्म, जिससे अजहार होता था कि वो अपने बदन के तनासब को कंट्रोल करने के लिए मेहनत करती है, या फिर यह कुदरत की देन थी, वरना लिबास से वो किसी वैशी नस्ल की लड़की मालूम होती थी। उसके जहरी बदन का कुछ हिस्सा किसी जानवर की खाल से ढका हुआ था। उस पर चौड़े पत्तों को फैलाकर जिस्म पोशी की गई थी। ऊपरी बदन पर भी यही तरकीब आजमाई गई थी। सर पर मुख्तलिफ किस्म के परिंदों के पर सजाए गए थे और खुले हुए बदन के बाज हिस्सों को रंगीन मट्टी से रंग दिया गया था। उसके हाथ में कोई 5 फुट लंबा नेजा था, जिसकी अन्नी उस लड़की में तराशी गई थी। नंगे पांव थी और गजाल से कुछ फासले पर खड़ी वो भी उसे मजबाना निगाहों से देख रही थी। फिर उसने जाविया बदलकर सोए हुए राज को देखा और फिर गर्दन उठा उठा कर चारों तरफ देखने लगी, जैसे किसी और को तलाश कर रही हो। जंगली लड़की, गजाल ने सोचा, यकीनन उसका कबीला भी यहीं कहीं आबाद होगा। गजाल की हिम्मत ना हुई कि उसे मुखातब करे, कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर क्या किया जाए। उसने चंद लम्हात इसी तरह गुजारे, फिर फैसला किया राजदेव को जगा लिया जाए। राजदेव को पुकारने के लिए उसने होंठ खोले ही थे कि लड़की के होंठों से शी की आवाज निकली और गजाल रुककर उसे देखने लगा। लड़की ने ये आवाज निकाल कर होंठों पर उंगली रख ली और गजाल को खामोश कर दिया। लड़की ने उसे उठने का इशारा किया और फिर एक तरफ मुड़ गई। 2 कदम चलकर उसने पलटकर गजाल को देखा और मुंह बनाकर अपने साथ साथ आने का इशारा किया। गजाल परेशान सी कैफियत में उठ खड़ा हुआ। उसका जहन कोई फैसला ना कर पा रहा था। ताहम वो लड़की साथ आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी नजरें दूर दूर तक जायजा ले रही थी, कहीं राजदेव किसी लाइल्मी में किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाए। लेकिन लड़की ज्यादा दूर नहीं गई। सब्ज घास पर चलती हुई वो कुछ फासले पर दरख्तों के एक झुंड के पास पहुंच गई। फिर उसने रुककर मुस्कुराती नजरों से गजाल को देखा और अपने नेज़े से उसे बैठने का इशारा किया। कौन हो तुम? गजाल की जुबान से बेइख्तियार निकला। जवाब में लड़की ने भी कुछ कहा जो गजाल की समझ में ना आया और गहरी सांस लेकर खुद को संभालने लगा। अब उसे यकीन हो गया कि लड़की का ताल्लुक इसी इलाके के किसी कबीले से है। वह तुम्हारी जबान नहीं समझता, गजाल ने कहा और फिर इशारे से लड़की को अपने अल्फाज का मफहूम समझा दिया। लड़की मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट भी बेहद दिलकश थी। सफेद दांत मोतियों की मानद चमक रहे थे। उसने हसीन नीली आंखों से गजाल को देखते हुए गर्दन खम की और अपने नेज़े की अन्नी से उसने एक गोल दायरा सा बनाया।
छोटे दरख्तों से कुछ पत्ते तोड़कर उसने 3-3 पत्ते 3 जगह रखे और फिर गजाल को उस दायरे में आने के लिए कहा। गजाल की कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो 2 कदम चलकर उस दायरे में जरूर आ गया। तब उस लड़की की आवाज सुनाई दी, क्या अब तुम मेरे अल्फाज का मफहूम समझ रहे हो? ये जुमला अंग्रेजी जुबान में कहा गया। गजाल उछल पड़ा तो उसके मुंह से हैरत की वजह से आवाज नहीं निकल पाई थी। क्या अब भी तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे? तुम कौन हो? गजाल ने बेमुश्किल कहा। कतीरा, लड़की ने जवाब दिया। ये दायरा कैसा है? ये सैयार का है, एक अमल जिससे एक दूसरे के ख्यालात अपनी ज़बान में समझ में आ जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है जिसे तुमने देखा और सुना? लड़की बोली। उसके दायरे से निकलने के बाद क्या मैं तुम्हारे अल्फाज का मफहूम समझ सकूंगा? लड़की के होंठों पर एक बार फिर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, क्या तुम इसका तजर्बा नहीं कर चुके हो? ताहम अगर तुम मजीद तजर्बा करना चाहते हो तो इस दायरे से बाहर आकर देखो। गजाल हालांकि ज़हनी बहरान का शिकार था, लेकिन ये अनोखी बात उसकी समझ में नहीं आई थी। उसने दायरे से बाहर कदम रखा और फिर लड़की की तरफ देखता हुआ बोला, तुम कुछ बोलो, मैं समझने की कोशिश करूंगा। पता नहीं लड़की खुद भी उसके अल्फाज का मफहूम समझी या नहीं, लेकिन उसने उसी ज़बान में गजाल से कुछ कहा जिस ज़बान में वो पहले बोली थी, और गजाल समझ में नहीं आ सका। गजाल मुतहय्यर रह गया और एक बार फिर दायरे के अंदर आ गया। वाकई ये अनोखी बात है, लेकिन तुमने अपना मुकम्मल तारुफ नहीं कराया। मैं कतीरा हूँ और यहीं इस जंगल में रहती हूँ। तुम्हारा कबीला भी क्या यहीं कहीं आबाद है? गजाल ने सवाल किया। कबीला? लड़की ने मुतहय्याना निगाहों से गजाल को देखा। ये क्या होता है? तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? तुम तन्हा हो यहाँ? नहीं, मैं तन्हा नहीं हूँ, ये दरख्त मेरे साथी हैं। दरिया में बिखरे हुए पत्थर, सबस घास पर कलीलें करते हुए खूबसूरत छोटे छोटे जानवर, फिजाओं में उड़ते हुए परिंदे, सब ही तो मेरे साथी हैं। गजाल की आंखें हैरत से फैल गईं। उनके अलावा यहाँ और कोई नहीं है, और क्या होना चाहिए था? मैं कतीरा हूँ, इन पत्थरों की मखलूक। उसने सामने दरिया में पड़े हुए पत्थरों की जानब इशारा करके कहा। तुम्हारी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। पत्थरों की मखलूक से तुम्हारी क्या मुराद है? तो अज्जब है, मुझे खुद तुम्हारी बातें अनोखी लग रही हैं। बहुत अरसे पहले जब सूरज की तेज शुआएं जमीन के सीने को जला रही थी, एक पत्थर टरखा और 2 टुकड़े हो गया। वो देखो, वो एक सामने है। लड़की ने एक सिमत इशारा किया। एक बड़ी चट्टान जो पानी में डूबी हुई थी, दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम थी। उसके दोनों हिस्से 2 सिमतों में गिरे हुए थे। तो फिर क्या हुआ? मैं उन्हीं पत्थरों में पैदा हुई। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, इन छोटे छोटे पत्थरों की मानद। फिर सर्द गर्म हवाओं ने मुझे बड़ा किया, सूरज की शुआओं ने मेरे वजूद की तरतीब की और मैं इतनी बड़ी हो गई। तुम इस दरिया में पड़े उन पत्थरों को देख रहे हो। बज़ाहिर तुम्हें ये बेजान महसूस होंगे, लेकिन ये सब मुझसे बातें करते हैं। ये मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त। लड़की ने कहा। गजाल हैरत ज़दा निगाहों से उसे देखता रहा। तो 12 में दाखिल होने के बाद जो हालात पेश आए, उन सब को चकरा कर रख दिया था और हर चीज अजनबी अजनबी महसूस हुई। चनाचा वो जो वाकया भी पेश आता उन लोगों के लिए हैरत अंगेज होता, लेकिन ये कतीरा तो सबसे ज्यादा ही तअज्जुब खेज थी। गजाल बेवकूफ़ों की तरह उसे देखता रहा। लड़की की आंखों में मुस्कुराहटों की बिजलियां चमक रही थी। फिर उसने कहा, तुमने मेरे बारे में तो जान लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा नाम गजाल है। क्या तुम कहीं दूर से आए हो? उसने सवाल किया। हाँ, इस दरिया में बहता हुआ। ओह, कोगल की मानद। कोगल क्या होता है? बड़े बड़े खूबसूरत फूल जो जंगली दरख्तों से टूटकर पानी में आ गिरते हैं और फिर बहते हुए इस तरफ आ जाते हैं। तुम एक खूबसूरत फूल हो। तुमसे ज्यादा खूबसूरत फूल मैंने कभी नहीं देखा। तुम तो बिल्कुल कोगल जैसे हो। क्या इससे कबल तुमने किसी इंसान को नहीं देखा? ये इंसान क्या होता है? लड़की ने सवाल किया और गजाल के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई।
कोगल उसने जवाब दिया। लड़की भी हंस पड़ी। फिर उसने कहा, क्या तुम इस दायरे के बगैर मेरी बात नहीं समझ सकते? ऐसे तो हमें बातें करने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही अनोखे। मैंने ऐसा कोगल इससे पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे साथ एक और भी है, मगर तुम, मेरा मतलब है तुम्हारी नमूद कैसे हुई? जैसे तुम्हारी हुई ऐसे नहीं हुई। गजाल ने एक गहरी सांस लेकर दायरे के अंदर ही घास पर बैठते हुए कहा। लड़की भी उससे कुछ फासले पर बैठ गई। गजाल गहरी निगाहों से उसका जायजा ले रहा था। बहुत से सवालात उसके जहन में मचल रहे थे। ये अखनोकी मखलूक अगर सच कह रही है तो ये दुनिया की सबसे हैरत अंगेज बात थी। माफ करना, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। बेवकूफ कैसे बनाया जाता है? लड़की ने मासूमियत से सवाल किया और गजाल उसका सवाल का जवाब नहीं दे सका। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद उसने पूछा, पत्थरों की मखलूक, ये बताओ तुम्हारा तर्ज जिंदगी क्या है? कैसे जीती हो? क्या खाती हो? क्या पीती हो? दरख्तों में फल लगे हुए हैं और पानी पीने के लिए, बस यही दोनों चीजें मेरी जिंदगी हैं। क्या इन पत्थरों के दरमियान तुम्हारा दिल नहीं घबराता? जब दिल घबराता है तो जानवरों को अपने नज़दीक जमा कर लेती हूँ और उनसे बातें करती रहती हूँ, लड़की ने कहा। गजाल की समझ में कोई बात नहीं आई, लेकिन अब उसके हवास एतदाल पर आ गए। उसने लड़की को देखते हुए कहा, और तुम्हारे हाथों में ये हथियार तो नहीं है, ये तो एक ज़रूरत है। जब जानवर सरकशी पर आमादा होते हैं तो मैं उन्हें इस लकड़ी से भगा देती हूँ।